हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पार्ट 1 of CDS 2 2021 geography questions. So today in this video we will continue discussing the remaining questions. Before we start, this is a brief introduction about me. I am Bhavani Singh, graduated from Delhi University and I have worked for Balno Academy for 4 years. हम कुछ पेड कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और इस स्लाइड के थ्रू जा सकते हैं। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स विल बी प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड। तो बेसिकली सरकार एक प्लान बनाना चाहती है ड्रॉट प्रोन एरियाज के लिए जो हमारे देश में मौजूद है। अब हमें इन 4 ऑप्शंस में से उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो देखिए, ड्रॉट प्रोन एरिया का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पे काफी कम बारिश होती है, यानी काफी कम रेनफॉल रिसीव होती है, वहीं यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो बेसिकली एक ऐसा एरिया जहां पे बारिश तो कम है पर टेम्परेचर, जिसे हम तापमान बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे इलाके में कई बार ड्रॉट लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कौन सा रीजन हो सकता है जिसे ड्रॉट प्रोन एरिया कहा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए, कोस्टल आंध्र प्रदेश। कोस्टल आंध्र प्रदेश बेसिकली आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, नाम से ही पता चल रहा है हमें। और ये जो एरिया है ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है बे ऑफ बंगाल के साथ। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सोचें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर की अवेलेबिलिटी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सी के पास होने की वजह से, बे ऑफ बंगाल के पास होने की वजह से कई सारे साइक्लोन्स जो हैं साल भर में यहाँ आ जाते हैं। और जब साइक्लोन्स आते हैं तो वो अपने साथ बारिश लेके आते हैं, रेनफॉल लेके आते हैं और यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा सोर्स भी है कोस्टल आंध्र प्रदेश में पानी का। कई बार मॉनसूनी विंड्स ही यहाँ पर वाटर प्रोवाइड कर देती हैं। तो एक तो मॉनसूनी विंड्स, दूसरा साइक्लोन्स यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो कोस्टल आंध्र प्रदेश तो ड्रॉट प्रोन एरिया कंसीडर नहीं किया जा सकता, इसको हमने रूल आउट कर दिया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस तरह से हमारी गंगा रिवर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, इस तरह से यहाँ पे फ्लो करती है और फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा प्लेन का मतलब है कि वो मैदानी इलाका जहाँ पे गंगा रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो कर रही है। और जब गंगा रिवर अपनी कई सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ, जैसे आपने नाम सुने होंगे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी, महानंदा, उसके अलावा आपने यमुना, सोन, दामोदर, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है। ये तो मैंने कुछ ही नाम बताए। तो गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस पूरे रीजन को वाटर सप्लाई करती हैं और काफी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ड्रॉट प्रोन एरिया हो। तो गंगा प्लेन्स को भी हम रूल आउट कर देते हैं कि भाई ये भी ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं है। जब मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो देखिए ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर आप लोगों ने कभी मूवीज में या डॉक्यूमेंट्रीज में या यूट्यूब पर कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट को देखा है, सुना है या फिर घूमने गए, तो आपने देखा होगा कि काफी ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। लगभग सारे स्टेट्स में, चाहे वो असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, तो ठीक ठाक ग्रीनरी है यहाँ पे। और उसके अलावा कई सारी नदियां भी हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो एक तो नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज, बेसिकली मेजर रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मॉनसून को डिस्कस किया है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करती है और इसी वजह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड में जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वो साइट्स भी आपको हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बेसिकली एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपने मौसिनराम, चेरापूंजी ये सब सुना होगा। तो मौसिनराम इज द मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई।
उससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था। तो दोनों की दोनों साइड्स हमारी मेघालय में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो काफी अच्छी खासी बारिश हो रही है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है, तो यहाँ पर तो ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा कच्छ रीजन। तो देखिए गुजरात का ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं कच्छ रीजन। और कच्छ रीजन में ही आपने सुना होगा रण ऑफ कच्छ। रण का मतलब होता है डेजर्ट, तो कच्छ का डेजर्ट। तो देखिए भाई ये जो एरिया है इसे हम बोल देते हैं, जिसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, रण ऑफ कच्छ। तो ये कच्छ रीजन में एक डेजर्ट है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कच्छ जो है ये इन टर्म्स ऑफ एरिया गुजरात का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ इंडिया का भी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। भाई इस इलाके को तो हमने कच्छ रीजन बोल दिया। अब देखिए कच्छ रीजन के पास कोस्टल बाउंड्री है, उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 75% कच्छ को ड्रॉट प्रोन एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कच्छ में सूखा पड़ रहा है? हालांकि मैं आंसर पता चल चुका है कि कच्छ रीजन है ड्रॉट प्रोन एरिया, पर ऐसा क्यों कि यहीं पर सूखा पड़ रहा है, यहीं पर ड्रॉट प्रोन एरिया है। देखिए इसका रीजन क्या है। आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इंडियन मानसून से रिलेटेड, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी एक अरेबियन सी ब्रांच भी होती है इंडियन मानसून की, और जब वो इस तरह से ट्रेवल करती है सबसे पहले पहुंच रही है गुजरात। तो गुजरात में बेसिकली कुछ हिल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं बारदा हिल्स, गिर हिल्स, मांडव हिल्स, और जिस इलाके में ये हिल्स हैं इस पूरे इलाके को बोलते हैं काठियावाड़ रीजन या सौराष्ट्र रीजन। तो जैसे ही हमारी अरेबियन सी ब्रांच जो है गुजरात में एंटर करती तो सामने काठियावाड़ रीजन में ये 3 हिल्स हैं, बारदा, गिर, मांडव। ये तीनों हिल्स इन मॉनसूनी विंड्स को रोक लेती हैं और इन्हीं हिल्स के सहारे यहाँ पर बारिश होती है, जिसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इन हिल्स और इन हिल्स के आसपास के इलाके में जबरदस्त बारिश होती है, और यहाँ पर इसी वजह से फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आपने सुना होगा गिर फॉरेस्ट एरिया। तो ग्रीनरी है काफी अच्छी खासी। पर जैसे ये मानसूनी विंड्स इन हिल्स को पार करके दूसरी तरफ जाती है, कच्छ की तरफ जाती है इनफैक्ट, तो इन विंड्स के अंदर उतना मॉइस्चर बचता ही नहीं कि ये कच्छ रीजन को भी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर सप्लाई कर सके। तो इस तरीके से कच्छ में या तो बारिश होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है, और इसी वजह से हम बोल देते हैं कि भाई कच्छ रीजन जो है वो रेन शैडो एरिया का पार्ट है, रेन शैडो जोन का पार्ट है। तो इसी वजह से कच्छ जो है सूखा रह जाता है। तो कच्छ वुड बी आर करेक्ट आंसर। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 4 persons आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, टू whom will you advise to protect oneself from blizzards? तो देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन ब्लिजार्ड से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको ब्लिजार्ड्स का मतलब मालूम हो। ब्लिजार्ड्स का मतलब होता है स्नो स्टॉर्म्स, बेसिकली बर्फीले तूफान। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि इंडिया में वो कौन से रीजन्स होंगे जहां पर स्नो स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली ये माउंटेनियस रीजन्स होंगे, पर इंडिया में तो माउंटेनियस रीजन्स बहुत सारे हैं। आपको हिमालयन रीजन देखने को मिल जाएगा, आपको अरावली देखने को मिल जाएगी, ये भी माउंटेनियस रीजन हो गया। आपको यहाँ पर विंध्याचल रेंज देखने को मिल जाएगी, यहीं पे सतपुड़ा माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके बाद ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ये सारा का सारा इंडिया का माउंटेनियस रीजन है। अब आप ये सोचिए कितनी सारी माउंटेनियस रीजन्स में से कहाँ पर स्नो स्टॉर्म्स आते होंगे। अगर हम थोड़ा सा जोर देंगे तो हमें समझ में आएगा कि स्नो स्टॉर्म्स वहां पर आएंगे जहां पर माउंटेनियस रीजन्स की हाइट बहुत ज्यादा होगी, और हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा हाइट वाले जो माउंटेन्स हैं वो आपको मिलेंगे हिमालयन रीजन में, हिमालयाज। अब देखिए हिमालयाज की भी 3 ब्रांचेस हैं। हिमालयाज बेसिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। मैं तीनों ब्रांचेस को डिफरेंट कलर से मार्क करके आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो हिमालय की नदन मोस्ट ब्रांच है वो कुछ इस तरह से एक्सपेंडेड है। ये देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर नेपाल बीच में आ जाता है, उसके अलावा सिक्किम, फिर भूटान भी आ जाता है बीच में, और ये अरुणाचल प्रदेश। ये हमारी हिमालय की नदन मोस्ट रेंज है जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। फिर हमारे पास हिमालय की एक दूसरी रेंज है, ये भी इस तरह से एक्सपेंडेड है। इस ब्लू वाली रेंज को बोलते हैं मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। देन वी हैव द थर्ड
माउंटेन रेंज इन हिमालयन रीजन, तो इसका नाम है शिवालिक रेंज या फिर आउटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक रेंज, इन तीनों में भी अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक ही जगह पे आपको स्नो स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे, तो मैं आप सबको बता दूं इनमें सबसे अच्छे एलिवेशन वाली जो रेंज है वो है ग्रेटर हिमालय, जहां पर 6000 मीटर्स हाइट वाले माउंटेन्स देखने को आपको मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बर्फ भी होगी, जो स्नो भी होगी, वो भी यहीं पर डिपॉजिट होगी, और जब जहां पे स्नो होगी वहां पर आपको स्नो स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रेटर हिमालय जिन जिन टेरिटरीज में एक्सपेंडेड है वहां वहां पर चांसेस हैं कि स्नो स्टॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन कहां ट्रेवल कर रहा है और उसके हिसाब से मार्क करते हैं कि भाई इनमें से कौन ब्लिज़ार्ड्स को फेस करेगा। देखिए, पहले तो ओडिशा की बात करते हैं। तो ओडिशा की लोकेशन तो भाई ये है। ओडिशा, अब आप देखिए ग्रेटर हिमालय से कितनी दूर है, कितना साउथ में है। ऊपर से ये अपना कोस्टल एरिया भी है, कोस्टल स्टेट भी है, तो यहाँ तो बर्फ का नामो निशान नहीं मिलने वाला है। त्रिपुरा की लोकेशन ये है, अगेन ये भी हिमालय से काफी साउथ में है। तो ओडिशा और त्रिपुरा तो हम रूल आउट कर देते हैं, भाई ये तो हो ही नहीं सकते। अब बात करते हैं असम की। असम का रीजन ये है, देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये है असम। असम भी हिमालय के सिर्फ उस ब्रांच से अटैच्ड है जहां पर स्नो स्टॉर्म्स देखने को नहीं मिलते, बेसिकली शिवालिक से अटैच्ड है। तो असम भी रूल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास बचा अरुणाचल प्रदेश, तो बच गया है ये, तो आंसर भी यही होगा। बाकी आप खुद देख सकते हैं कि जो ग्रेटर हिमालय है वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर एक्सपेंडेड है। तो बेसिकली ग्रेटर हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी इंसान जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको हम एडवाइस करेंगे कि भैया तू वहां मत जा, और अगर जा रहा है तो अपने आप को ब्लिज़ार्ड से सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना। तो हमारा आंसर होगा ए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि भाई गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा स्टेट है जहां पर प्रोमिनेंटली प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती क्या है। देखिए, जब आप एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने का पर्पस भी ये होता है कि आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, आप उसको बेचने के पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से ग्रो कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो। तो बेसिकली प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसी खेती बाड़ी है जहां पे आप एक ही क्रॉप को एक काफी बड़े एरिया में कल्टीवेट करते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसको अच्छे खासे दाम पर, अच्छे खासे रेट पर बेच सकें। अब इन चारों ऑप्शंस में से, इन गिवन 4 ऑप्शंस में से हमें पहचानना है कि कहां पर प्रोमिनेंटली प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं होती। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे कोई ना कोई प्लांटेशन क्रॉप ग्रो की जाती है, कल्टीवेट की जाती है, पर हमें वो स्टेट को आइडेंटिफाई करना है जहां पे प्रोमिनेंटली नहीं होती। होती तो होगी पर प्रोमिनेंटली नहीं होती। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ केरला। देखिए, केरल में आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कोकोनट की अच्छी खासी खेतीबाड़ी होती है। उसके अलावा कोकोआ, आपने कोकोआ सुना होगा, उसकी भी अच्छी खासी खेतीबाड़ी होती है, उसको भी अच्छी तरीके से प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और केरल में एक क्रॉप और है, बेसिकली इसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, जैसे कैश्यू नट आप कहते हो। तो कैश्यू नट की भी खेती बहुत जबरदस्त होती है। तो केरल में प्रोमिनेंटली प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, और वो भी इन फसलों की, कोकोनट, कोकोआ, कैश्यू नट। ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नागालैंड की बात करते हैं। देखिए, नागालैंड हिली रीजन है। अब नागालैंड में बेसिकली टी, कॉफी और साथ ही साथ यहाँ पर कार्डमम, इलायची जिसे बोलते हैं, इन 3 फसलों को नागालैंड में प्रोमिनेंटली कल्टीवेट किया जाता है। और नागालैंड का ज्यादातर एरिया अपने प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। तो नागालैंड भी वो ऑप्शन नहीं होगा जहां पे कम प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी हो रही है। जब मैं असम की बात करता हूं तो हम इसको तो भूल ही नहीं सकते कि असम टी की वजह से फेमस है, चाय की वजह से फेमस है। और साथ ही साथ असम में वन ऑफ द सीरियल्स जिसे हम बोलते हैं राइस, इसकी भी खेती कमर्शियल लेवल पर की जाती है। बेसिकली प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है राइस वहां पे।
तो टी और राइस प्रोमिनेंटली असम में यही उगाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई असम भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है प्रोमिनेंटली। अब बात करें अगर राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है। वहां पे कॉटन और मस्टर्ड, तो बेसिकली कॉटन का मतलब होता है कपास और मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, इन दोनों को ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तौर पे वहां पर प्रैक्टिस में लाया जाता है। पर मैं आपको बता दूं राजस्थान में प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोमिनेंटली नहीं होती, वहां पर लोग इन्वॉल्व हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि लोग बेचने से ज्यादा फसल को अपने पर्सनल यूज के लिए ग्रो करने में बिलीव करते हैं। वहां की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो रीजन है वहां पे। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रोमिनेंटली राजस्थान में होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोमिनेंटली नहीं होता। तो इस तरह से राजस्थान वुड बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15 और यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल। तो देखिए क्वेश्चन है अटल टनल के बारे में और ये पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको अटल टनल की लोकेशन मालूम है, पता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर अटल टनल की लोकेशन नहीं मालूम तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना पड़े। देखिए अटल टनल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी जो लोकेशन है वो एक माउंटेन रेंज के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में एक माउंटेन रेंज है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट पीर पंजाल, ये मैंने मार्क की है। इसी को कई बार हम बोलते हैं धौलाधर रेंज। ईस्ट पीर पंजाल या धौलाधर रेंज के ऊपर एक पास है जिसे हम रोहतांग पास या रोहतांग ला बोलते हैं। ला का मतलब होता है तिब्बतन लैंग्वेज में पास। आपने पिछली वीडियो में सुना होगा कि पास का मतलब होता है कि एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ को काट कर बनाया गया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो पासेस जो है बेसिकली हिली रीजन्स में ही आपको मिलेंगे। तो ईस्ट पीर पंजाल रेंज पर ये हमारा एक पास है रोहतांग पास, जिसे रोहतांग ला भी बोलते हैं। काफी फेमस पास है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आज के टाइम में। इसी रोहतांग पास की इंपॉर्टेंस है कि भाई ये लेह को मनाली के साथ कनेक्ट करता है। तो भाई मनाली हिमाचल का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लेह लद्दाख की कैपिटल है। मनाली और लेह को कनेक्ट करने का काम करता है रोहतांग पास। पर रोहतांग पास के साथ एक दिक्कत है कि विंटर्स में यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है और ये रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है, तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से। दूसरी बात ये कि रोहतांग पास से जब आप जाएंगे तो ये एक तो स्नो वाला एरिया है, ऊपर से काफी जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो इसको पार करने में भी आपको काफी टाइम लग जाता है। तो इन्हीं दोनों दिक्कतों से निजात पाने के लिए अटल टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है। 2008 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, 2020 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। और मैं आपको बता दूं ये रोहतांग पास के बिल्कुल नजदीक बनाई गई अटल टनल, और इस अटल टनल की वजह से लेह और मनाली के बीच का जो डिस्टेंस है काफी कम हो गया है। बेसिकली जो ट्रेवल टाइम है वो रिड्यूस हो गया है, तो आप पास के कंपैरिजन में टनल से जल्दी पहुंच पाएंगे अगर आपको मनाली से लेह जाना है। बाकी अटल टनल के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूं। पहले एक बार आंसर मार्क कर लेते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं, तो देखिए बागडोगरा टू गंगटोक बिल्कुल भी नहीं, जम्मू से श्रीनगर के बीच में बिल्कुल नहीं, ईटानगर से तवांग के बीच में नहीं, मनाली से लेह के बीच में। यह है हमारा करेक्ट आंसर कि भाई मनाली और लेह के बीच में इसने डिस्टेंस को कम कर दिया है। अब अटल टनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे भी। तो अटल टनल का पुराना नाम है रोहतांग टनल। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2008 में शुरू हुआ और 2020 में खत्म हुआ। इसको बनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसकी जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर्स, और इतनी लेंथ के साथ ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है अबव 10,000 फीट। देखिए इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट, यानी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 10,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी लंबी टनल नहीं है। जब मैं 10,000 फीट बोलता हूं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 3048 मीटर्स सी लेवल से, सी सरफेस से इतनी ऊंचाई पर कोई टनल नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए ये टनल की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया मनाली टू लेह। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स कंप्राइजेज आइलैंड्स
with estuaries, beaches, coral reefs, salt marshes, mangroves। और ये 4 ऑप्शन देती है हमें। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। आप सब ने इंडिया में कुछ रिजर्व्ड एरियाज के नाम सुने होंगे, जैसे नेशनल पार्क्स हैं हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, हमारे पास बर्ड सेंचुरीज हैं, हमारे पास रामसर साइट्स हैं। वैसे ही इन्हीं रिजर्व्ड एरियाज की तरह एक रिजर्व्ड एरिया और हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी रिजर्व्ड एरियाज में से सबसे बड़ा होता है, काफी लार्ज एरिया को कवर करता है एक बायोस्फीयर रिजर्व। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके अंदर कोई नेशनल पार्क हो सकता है, इसके अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, इसके अंदर कोई टाइगर रिजर्व हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, पर हो सकता है। तो आप ये समझिए कि एक बायोस्फीयर रिजर्व सभी रिजर्व्ड एरियाज के कंपैरिजन में सबसे बड़ी यूनिट है। बायोस्फीयर रिजर्व की खास बात यह होती है कि यहां पर फ्लोरा यानी वेजिटेशन, उसकी तो स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया ही जाता है, साथ ही साथ फौना यानी एनिमल्स, उनकी भी स्पीशीज को यहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। पर फ्लोरा और फौना के अलावा यहां पे जो ह्यूमन कम्युनिटीज इनहैबिट कर रही हैं, जो रह रही हैं, बेसिकली ट्राइबल्स होते हैं हमारे, उनको भी प्रोटेक्शन ग्रांट किया जाता है। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व फ्लोरा, फौना और ह्यूमन कम्युनिटीज तीनों को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें 4 गिवन बायोस्फीयर रिजर्व्स में से उस बायोस्फीयर रिजर्व को आइडेंटिफाई करना है जहां पे आपको आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको एस्चुरीज, बीचेस, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। अगर आप आइलैंड्स, एस्चुरीज, बीचेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स को अगर कभी आपने ये वर्ड सुने हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते वक्त, तो आप लोग थोड़ा रिकॉल कर पाएंगे कि ये सारी की सारी चीजें सी या ओशन से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इसी बेसिस पे हम एक या दो ऑप्शंस को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी आपने नाम सुना होगा, ये उत्तराखंड में नंदा देवी श्राइन है, उसके आसपास के इलाके को हम बोलते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी लोकेशन ये है, यहां पर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। भाई इधर ऊपर चाइना है, चाइना का तिब्बत प्रोविंस है, ये हमारा उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड और तिब्बत के आसपास के इलाके में कहीं पर भी सी या ओशन तो है नहीं, जहां पर ये सारे फीचर्स आपको आइलैंड्स भी देखने को मिले, एस्चुरी भी देखने को मिले, बीचेस भी, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स, ऐसा कुछ नंदा देवी में तो देखने को नहीं मिलेगा। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व तो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं हो सकता। फिर हम मार्क करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नीलगिरी हिल्स आप लोगों ने सुनी होंगी, वो हमारे साउथ में है। और साउथ में भी कहाँ पे, ये हमारा जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाला जो पार्ट है, मेजर पार्ट तो तमिलनाडु का है, उसके अलावा थोड़ा सा कर्नाटक, थोड़ा सा केरल, इस तरह से ये जो इलाका, इसे बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या ये सी या ओशन के आसपास है? देखिए ये भी लैंड पर है, अंदर की तरफ, तो ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। मैं आप सबको बता दूं कि सुंदरबन का नाम आप सुन चुके होंगे पहले भी, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सुंदरबन डेल्टा। देखिए हमारी जो गंगा रिवर है, जब ये इस तरह ऊपर से आती है और वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है हुगली रिवर। हुगली रिवर ये डेल्टा बनाती है यहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, वेस्ट बंगाल में इट फॉर्म्स अ डेल्टा, और इस डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसका कुछ पार्ट बांग्लादेश में भी बनता है, जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर अपना रोल प्ले करती है। तो देखिए गंगा रिवर जिस डेल्टा को वेस्ट बंगाल में बना रही है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा है, और साथ ही साथ सुंदरबन डेल्टा में आप देखते हो यहाँ पे मैंग्रोव्स यानी एक तरह की वेजिटेशन जो दलदली इलाके में डेल्टाइक रीजन में पाई जाती है, वो यहाँ पे हो सकता है। सॉल्ट मार्शेस, इसका मतलब है कि इस जगह पे है सुंदरबन डेल्टा जहां रिवर और सी आपस में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सी का पानी कई बार टाइड्स की वजह से लैंड पर आ जाता होगा। तो जब सी का पानी कोस्ट पर आता होगा, लैंड पर आता होगा, डेल्टा के रीजन में आता होगा, तो उससे क्या होता होगा कि यहाँ पे जो सलाइन वाटर की एंट्री है, उससे सलाइन वाटर वाले दलदल बनते होंगे, उन्हीं को बोलते हैं सॉल्ट मार्शेस।
उसके बाद बीचेस, यहाँ पे बीचेस कोई फेमस है नहीं, पर इक्के दुक्के बीचेस आपको छोटे मोटे वो मिल जाएंगे। डेल्टा जहां पे है वहां पे इक्की दुक्की आपको एस्चुरी भी देखने को मिल जाएगी। तो एस्चुरी सुंदरवन में होगी, बीचेस एक आधा दिख जाएंगे आपको, सॉल्ट मार्शेस दिख जाएंगे यानी नमकीन दलदली एरिया, और मैंग्रोव्स जो कि वेजिटेशन है ये दिख जाएंगे। पर सुंदरवन में कोरल रीफ्स आपको नहीं मिलेंगे। कोरल बेसिकली एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल के अंदर रहता है। अब ये जो कोरल रीफ्स हैं ये उसी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रॉक्स होती हैं, दीवारें होती हैं। तो बेसिकली कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट की शेल में रहते हैं और उन्हीं शेल से बनती हैं कोरल रीफ्स, कोरल से बनी हुई दीवारें। तो ये सुंदरवन में नहीं होती। ये आपको मिल जाएंगी गल्फ ऑफ कच्छ में, ये आपको मिल जाएंगी लक्षद्वीप आइलैंड्स में, ये आपको मिल जाएंगी अंडमान एंड निकोबार में, और ये आपको मिल जाएंगी गल्फ ऑफ मन्नार में। अब आप ऑप्शन देखिए, सुंदरवन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोरल रीफ्स है नहीं, तो इसके बेसिस पे सुंदरवन को हम रूल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो भाई गल्फ ऑफ मन्नार ये है हमारे तमिलनाडु और श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट के बीच में, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। और यहाँ पर आपको आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एस्चुरीज भी देखने को मिलेंगी, बीचेस भी देखने को मिलेंगे, कोरल रीफ्स भी मिलेंगे, सॉल्ट मार्शेस भी और मैंग्रोव्स भी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि अर्थक्वेक से जो डैमेज होता है उसको गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इंक्रीज नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो बेसिकली अर्थक्वेक से होने वाला जो डैमेज है उस पर इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का असर नहीं पड़ेगा। तो आप सभी को अर्थक्वेक तो पता ही है, शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। और अर्थ शेक कब करती है? जब अर्थ के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्म में सारे डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है, और जब वो सरफेस तक पहुंचती है तो हमारी जो अर्थ है वो शेक करने लगती है। तो इस तरह से अर्थक्वेक तो हमें पता है। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, क्या अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ डैमेज को बढ़ा सकती है? बिल्कुल हो सकता है भाई। ये तो कि जितना तेजी से अर्थक्वेक आएगा, जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा उतना ज्यादा नुकसान होगा, और जितना कम मैग्नीट्यूड का हो तो उतना कम नुकसान होगा। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी या तो हाई होती है या फिर लो होती है। जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है इसका मतलब है कि इलाके में ज्यादा लोग रह रहे हैं, और किसी इलाके में अगर ज्यादा लोग रह रहे हैं और वहां पर अर्थक्वेक आएगा तो भाई ज्यादा नुकसान होगा। वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, सपोज कीजिए ये एक इलाका है जहां पर इस तरह से लोग बसे हुए हैं दूर दूर और बहुत कम लोग, तो अर्थक्वेक आ भी जाता है तो डैमेज शायद कम हो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी रोल प्ले करती है अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज को बढ़ाने में, क्योंकि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी तो डैमेज भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डैमेज को इन्फ्लुएंस करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, देखिए दो तरह की बिल्डिंग्स होती हैं जब हम अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। या तो वो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगी, यानी वो अर्थक्वेक से आने वाले झटकों को बर्दाश्त कर सकती है और शायद ही जान माल का कोई नुकसान हो। पर अगर वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग नहीं है तो काफी चांसेस हैं कि अर्थक्वेक से उस बिल्डिंग और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नुकसान हो। तो टाइप ऑफ बिल्डिंग भी अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब लास्ट ऑप्शन है क्लाइमेट ऑफ द एरिया। देखिए अर्थक्वेक जहां पर भी आ रहा है क्लाइमेट का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। भाई अर्थक्वेक आ रहा है हमारे सरफेस पर, बेसिकली वो एक टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है। वहीं क्लाइमेट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, तो एटमॉस्फेयर का अर्थक्वेक के साथ ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं। तो क्लाइमेट ऑफ द एरिया वो ऑप्शन है जिसका अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह से आंसर होगा डी, क्लाइमेट ऑफ द एरिया, जिसका असर नहीं होगा अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज पर। देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन एवलॉन्च इज अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स। तो बेसिकली पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एवलॉन्च होता क्या है। देखिए माउंटेनियस रीजन्स में आप लोगों ने एक डिजास्टर सुना होगा लैंडस्लाइड, और जैसे कि इसका नाम है वैसा ही इसका मतलब है। लैंडस्लाइड का मतलब है कि लैंड का स्लाइड करना, खिसकना।
तो जब माउंटेनियस रीजन्स में आप इस डिजास्टर को देखते हो, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी या खुद भी इसको फेस किया होगा कि माउंटेनियस रीजन्स में हाइट से नीचे की तरफ पत्थर यानी स्टोन्स, रॉकी पार्टिकल्स, रॉकी मटेरियल या फिर सॉइल जो है गिरती है। इसी को हम लैंडस्लाइड बोल देते हैं। काफी रिस्की होता है ऐसे इलाकों में ट्रेवल करना या फिर रहना। तो सेम यही चीज जब स्नो वाले इलाकों में हो, बेसिकली बर्फीले इलाकों में हो, तो उसे हम बोल देते हैं एवलांच। तो एवलांच का मतलब होता है कि माउंटेनियस रीजन्स जहां पे बर्फ हो, जहां पे आइस की शीट्स हो, जब वो खिसकती हैं, जैसे लैंडस्लाइड में तो क्या हो रहा है कि रॉकी पार्टिकल्स, मटेरियल, सॉइल, डेब्रिस ये सब खिसक रही हैं। जब ऐसे ही माउंटेनियस रीजन्स में बर्फ खिसकने लगे, आइस खिसकने लगे, तो उसे हम बोल देते हैं एवलांच। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया एवलांच क्या है। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि इन टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स में से एवलांच किस टाइप का डिजास्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन डी से, बायोलॉजिकल। देखिए बायोलॉजिकल डिजास्टर्स वो होते हैं जो किसी लिविंग बीइंग की वजह से हो, जैसे बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर वायरस, जैसे कोविड अभी चल रहा है। तो कोरोना वायरस या जो कोविड है वो वायरस की वजह से है, डिजास्टर है हमारे लिए। स्वाइन फ्लू आप देखते हैं, वो बायोलॉजिकल डिजास्टर है। तो एवलांच बायोलॉजिकल डिजास्टर नहीं है। वहीं बात करें एक्वाटिक की, तो एक्वाटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे डिजास्टर्स जो पानी में हो रहे हैं, जैसे फ्लड्स आ रही है, उसके अलावा आप देखते हैं कि सुनामी आ रही है, या फिर आप देखते हैं साइक्लोन्स, ये सब एक्वाटिक डिजास्टर्स हैं क्योंकि ये पानी से रिलेटेड है और पानी में होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स की, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी वजह से अगर कोई डिजास्टर आ रहा है, जैसे थंडर स्टॉर्म, भाई लाइटनिंग हो रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है ना, थंडर स्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, वो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, या फिर एयर पॉल्यूशन, ये भी एक तरीके से एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है। तो हमारा जो एवलांच है ना तो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ना पानी में हो रहा है, ना बायोलॉजिकल यानी लिविंग बीइंग की वजह से हो रहा है। ऑप्शन बचा बी, जिसे हम बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल डिजास्टर वो होते हैं जो सरफेस पर होते हैं। तो भाई सरफेस पर हमारा माउंटेन है और माउंटेन पर आइस है, जिसके स्लाइड करने को हम बोल रहे हैं एवलांच। तो एवलांच हमारा टेरेस्ट्रियल डिजास्टर हुआ। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन खादर, भांगर, भाबर, तराई। तो बेसिकली ये एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। हमारी क्लास 11th की जो न्यू एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी वाली जो बुक है, वहां पर एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो वहां से यूपीएससी ने इस पूरे स्टेटमेंट को उठा के आपके सामने रख दिया है। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है या आपको अच्छी खासी नॉलेज है उस टॉपिक की, तब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करें और आगे बढ़ें। वहां उस चैप्टर में एक टॉपिक है प्लेन्स, बेसिकली मैदानी इलाके बोलते हैं हम इन्हें। तो मैदानी इलाकों से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो भी स्ट्रीम्स, जो भी रिवर्स माउंटेनियस रीजन से नीचे की तरफ आ रही हैं, तो जब वो नीचे आती हैं तो वो इरोजन करते हुए आती हैं, इरोड करते हुए आती हैं अपने सरफेस को। अब पहाड़ों से होकर आ रही हैं तो पहाड़ों में क्या मिलेंगी, रॉक्स मिलेंगी, फिर स्टोन्स मिलेंगे, उसके अलावा राउंड बोल्डर्स जिन्हें हम बोलते हैं, राउंड स्टोन्स, वो मिलेंगे। वो सारी चीजें नदी के साथ, क्योंकि नदी को स्लोप मिला हुआ है, काफी तेजी के साथ वो बहकर आ रही है, तो सारा का सारा मटेरियल भी इरोड होकर नदी के साथ आ जाता है। पर जैसी नदी प्लेन इलाके में पहुंचती है, माउंटेनियस रीजन से जब प्लेन इलाके में पहुंचती है, तो नदी की अपनी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो उसमें इतना फ्लो नहीं होता कि जिन चीजों को ऊपर से तेजी के साथ लेके आई उनको आगे लेके जा सके। तो अब जो सारा का सारा सेडिमेंट ऊपर से आया है, जो भी हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स और बोल्डर्स हैं, वो किसी एक जगह डिपॉजिट होंगे। वही डिपोजिशन वाली जगह आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई जो भी हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स आ रहा है या बोल्डर्स आ रहे हैं, वो डिपॉजिट कहाँ होंगे, खादर में, भांगर में, भाबर में, या फिर तराई में। अब वही वाली बात है कि अगर आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, तो आपको इन खादर, भांगर, भाबर, तराई की लोकेशन और इनका मतलब मालूम होना चाहिए। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारा सरफेस है और ये एक माउंटेन है और ये हमारा प्लेन एरिया है। फिर सपोज करते हैं कि ऊपर से कोई रिवर इस तरह से फ्लो होकर आ रही है। अब जब ये नदी
बहकर आ रही है तो मैंने जैसे बताया कि ये अपने साथ सेडिमेंट लेके आएगी, इरोजन करते हुए आ रही है। तो जो भी रॉकी पार्टिकल्स हैं, जो भी हैवी रॉकी मटेरियल है या बोल्डर्स हैं, वो इसके साथ बहकर आएंगे और जैसे ये प्लेन में पहुंचेगी वहां पर कहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। सपोज कीजिए यहां डिपॉजिट हो गए, क्योंकि ये प्लेन एरिया और माउंटेनियस रीजन का जॉइंट है, यहां पे सब डिपॉजिट हो गया, क्योंकि यहां तक तो स्लोप था तो बह के सब कुछ आ गया, पर अब आगे प्लेन एरिया है तो नदी की खुद की वेलोसिटी कम है तो ये सेडिमेंट भी आगे नहीं बह सकता। इस डिपोजिशन को बोलते हैं भाबर, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो आ रही हैं अपने साथ में हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स और बोल्डर्स को लेके, वो कहां पर डिपॉजिट होता है, तो भाबर में डिपॉजिट होता है। तो अब आप देखिए भाबर से हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, पर बाकी टर्म्स भी एक बार हम देख लेते हैं ताकि आगे कभी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। भाबर तो हो गया, ये करीबन 8 to 10 किलोमीटर वाइड एक लेयर होती है। अब ऐसे इलाके में रिवर जो है दिखती नहीं है, क्योंकि ये सारा डिपोजिशन है उन स्टोन्स का, उन हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स का, तो रिवर जो है या जो स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पे इसके नीचे से बहने लगती है, इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती है, तो डिसअपियर हो गई। पर जब नदी बाहर निकलती है तो बाहर निकल के वो पहुंचती है इस वाले इलाके में, और इस इलाके में वो एकदम से जब निकल के आती तो यहाँ पर एक दलदली एरिया, एक स्वैम्प एरिया क्रिएट होता है, इसे हम बोलते हैं तराई। तो भाबर के बाद करीबन 10 to 20 किलोमीटर्स की वाइड लेयर को हम बोलते हैं तराई, और यहाँ पर ये स्वैम्प एरिया है। अगर स्वैम्प एरिया है तो यहाँ पे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और तराई के बाद जब नदी नॉर्मली प्लेन एरिया में बहने लगती है तो यहाँ पर ये अलूवियल प्लेन्स बनाती है, अलूवियल प्लेन्स। और अलूवियल प्लेन्स का मतलब है जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन सॉइल है जो ऊपर से आई है नदी के साथ, वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगती है। तो अलूवियल प्लेन्स बेसिकली फाइन सॉइल या फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक जो ऊपर से आ रहे हैं नदी के साथ, उनका डिपोजिशन है। एक को बोल देते हैं बांगर और एक को बोल देते हैं खादर। तो बांगर और खादर दोनों ही अलूवियल प्लेन्स की ही कैटेगरी है। बांगर ओल्ड अलूवियल प्लेन होता है, यानी ये पुराना सेडिमेंट होता है, पुरानी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और रॉक है। और खादर जो है वो नया यानी कि न्यू अलूवियल सेडिमेंट है, यानी कि खादर जो है वो न्यू डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स और रॉकी पार्टिकल्स है। तो सबसे फर्टाइल लैंड भी हम अलूवियल प्लेन्स को ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉइल के साथ मर्ज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ एनरिच करते हैं। क्योंकि ये फाइन पार्टिकल्स, फाइन सॉइल पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ बने हैं रॉक से, रॉक्स बने हैं मिनरल से, तो अल्टीमेटली मिनरल्स आ रहे हैं नीचे जो सॉइल के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो मिनरल्स क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से अलूवियल प्लेन्स में खेती बहुत अच्छी होती है और काफी फर्टाइल एरिया होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खादर फर्टाइल एरिया है, बांगर फर्टाइल एरिया, पर खादर नया और बांगर पुराना। वहीं भाबर की बात करें तो ये वो एरिया है जहां पर रिवर डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा बोल्डर, सारा का सारा हैवी मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जो कि हमारा आंसर भी है। और तराई का मतलब है जब भाबर के बाद प्लेन एरिया में रिवर अपीयर होती है तो वहां पर वो मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, सॉइल के कांटेक्ट में आती है, और वो बन जाता है हमारा तराई, स्वैम्प एरिया जहां पर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ग्रो करती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी तब पूछता है जब कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स न्यूज में चल रहे होते हैं। तो देखिए, बगराम एयर बेस इज लोकेटेड इन, गिवन ऑप्शंस कंट्रीज दी हुई हैं आपको, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल। तो अगर आपने जुलाई 2021 के आसपास की न्यूज सुनी है तो आपको पता होगा कि यूएस मिलिट्री ने लगभग 2 डेकेड्स के बाद, लगभग 20 सालों के बाद अपने लार्जेस्ट मिलिट्री बेस को छोड़कर जाने का फैसला लिया था। तो यूएस मिलिट्री का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस था बगराम एयर बेस, जिसकी लोकेशन है अफगानिस्तान। अब क्योंकि वहां पे तालिबान की सरकार बन चुकी है, तो आप सभी जानते हैं कि यूएस मिलिट्री ने इन पिछले 20 सालों में इसी बगराम एयर बेस से वॉर्स लड़े हैं अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान टेररिस्ट आउटफिट्स। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो बगराम एयर बेस की लोकेशन है अफगानिस्तान। तो इस तरह से हम
बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान में मार्क कर सकते हैं इस तरह से, मैं मार्क कर देता हूं, यहां पे है अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस। तो हमारा करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है और क्वेश्चन है द पंचमुली लेक इज सिचुएटेड नियर, ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, बी थिरुवल्लुवर स्टैचू, सी ध्यान बुद्धा स्टैचू, डी स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, और अगर आपको इसकी लोकेशन मालूम है, पंचमुली लेक के बारे में कोई आइडिया है, उसके फैक्ट्स वगैरह कुछ मालूम है, तब तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। पंचमुली लेक की जो लोकेशन है वो गुजरात में यहाँ पर है, पंचमुली लेक। पर हमसे स्टेट वाइज तो लोकेशन पूछी नहीं, हमें ये तो पता चल गया कि गुजरात में इसकी लोकेशन है, पर यहाँ पे हमें बताना है कि किस स्टैचू के नज़दीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो भाई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तो हैदराबाद में है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। थिरुवल्लुवर स्टैचू, नाम से आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा साउथ में है, तो कन्याकुमारी वहां पर है थिरुवल्लुवर स्टैचू, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान बुद्धा स्टैचू, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सबने सुना होगा, सरदार सरोवर डैम के बिल्कुल ऑपोजिट स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर का, जिन्हें हम आयरन मैन भी कहते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है पंचमुली लेक की लोकेशन। तो ये पंचमुली लेक का क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है, मैं उसको भी आपको एक बार बता देता हूँ। जून या जुलाई 2021 में ये लेक काफी न्यूज में थी, क्योंकि उस वक्त इस लेक से 194 क्रोकोडाइल्स को रिलोकेट किया गया था, यहां से हटा के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पंचमुली लेक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस लेक में लोग जो है बोट राइडिंग करते हैं। तो बोट राइडिंग करने के दौरान क्रोकोडाइल्स का उस लेक में होना एक थ्रेट था, तो इस वजह से उस थ्रेट को कम करने के लिए क्रोकोडाइल्स को शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, ताकि जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट्स हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी जान पे ना आ पाए। इसीलिए पंचमुली लेक न्यूज में थी और पंचमुली लेक को यूपीएससी ने आपसे यहाँ पे पूछ भी लिया। तो हमारा आंसर होगा डी स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। तो अगर आपको ये वीडियो और यहाँ पर सॉल्व किए गए क्वेश्चंस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके साथी, आपके फ्रेंड्स जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कभी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।